देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का जो ये टॉपिक है, ये नया चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें आपको समझाया जाएगा कि जो फीचर्स हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं वो कैसे हम तक पहुंचते हैं। फीचर्स किसी इंफॉर्मेशन के तौर पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं और उसको लेकर जाने वाली कैरियर मॉलिक्यूल को डीएनए कहते हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं इस बारे में। और ये डीएनए हमारे स्पर्म और ओवम के अंदर होते हैं, यानी आप जानते हैं क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं। 23 क्रोमोसोम, जो कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर एक ओवम है और वो ओवम में 22+1 लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। 22+1, और एक अगर स्पर्म है तो उसमें भी 22+1 लिखा जाता है। यानी ये 23 क्रोमोसोम है और ये भी 23 क्रोमोसोम है। अब इसमें से जो आगे के 22 क्रोमोसोम हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों सेम होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी होते हैं। दोनों में क्रोमोसोम में फीचर्स पाए जाते हैं, बॉडी के फीचर्स। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, देखना अभी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये क्रोमोसोम 22 वाले में से एक मैंने यहाँ पे बनाया, तो एक इसके वाले का भी बनाता हूँ। ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे तो ऐसे ये एक हो गया, ऐसा एक हो गया ये, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसे सीरीज में रखते चले जाओ। ऐसे इसके सामने रखते जाओ इनको, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो जब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग होगी ना, जब एक सेल बनेगी, जाइगोट बनेगा, एक सेल बनेगी, तो पेयरिंग में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी होंगे, एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देंगे ये। तो इनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, ये आप याद रखना। जो 22 का जो पेयर बनता है, याद रखिएगा, +1 जो लिखते हैं यहाँ पे हम, 22+1। तो जो ये फर्स्ट वाला जो बनता है, ये इनका जब पेयर बनेगा तब तो जाके एक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे ना, जब ये सब मिल जाएंगे तब। एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये आप याद रखना, 23 के पेयर में होते हैं। तो जो ये वाला है 22 वाला, ये एकदम एक जैसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। और ये बॉडी के फीचर्स को लेकर जाते हैं, बॉडी के फीचर्स को, जैसे बालों का रंग, बालों का टेक्सचर, आँखों का कलर, स्किन का टेक्सचर, स्किन का कलर, ऑर्गन्स का मतलब साइज, मतलब हर एक चीज जो तुम में दूसरों से अलग है, याद रखना इस बात को, वो फीचर कहलाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स यानी डीएनए के ही अंदर होते हैं। डीएनए होगा इसके अंदर, ये आप जानते हैं कि क्रोमोसोम, ये जो मतलब ये जो क्रोमोसोम है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा 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 ऐसा। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। ये सब जीन्स है उसके अंदर, जो मैंने ब्लू ब्लू डॉट बनाए साइड में नीचे। तो ये सब इसी तरीके से, यानी जैसे कैरेक्टर, अब बोलो इसमें जैसे देखो, आंखों का करेक्ट, आंखों का कलर, जैसे पापा, ये मान लो ओवम है, ये मम्मी का हो गया, मदर का हो गया, ये फादर का हो गया। अब ये मदर में, मदर का आंखों का कलर ब्लैक है, तो मैंने बी लिख दिया। तो यहाँ पर कहीं डिनोट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ब्लैक। ठीक, चलो इसको ब्लैक से दिखा देते हैं ये। और फादर की आंखों का कलर हल्का सा स्लाइटली ब्लू है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ब्लू। और ये यहाँ दिखाना पड़ेगा, उसी सेम उसी जगह पे होगा, याद रखना, ये ब्लू, ये वाला ये। तो अब कहोगे इसमें से कौन सा आने वाला है बच्चे में, यानी जब ये एक सेल बनेगी तो इसमें ये दोनों फीचर्स आपस में टकराएंगे, और उसके बाद ये होगा कि किसका फीचर शो होगा, ये कहना डेफिनेट नहीं है। याद रखना, ह्यूमंस में, ह्यूमन में ये चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। तो शुरुआत जो इस चैप्टर में जो पढ़ाया जाएगा वो प्लांट्स में पढ़ाया गया है, पर उनमें से कुछ प्लांट्स में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि वो डिसाइडेड होता है कि कौन सा आएगा, पर ह्यूमन में ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे, एक भी पास नहीं हो पाए। एक और जानकारी मैं यहाँ जो बची हुई वो दे देता हूँ कि ये क्या होगा। ये एक सेट जो बनेगा, इन्हें बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम
डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर वो मदर हैं एम और ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ फादर, तो नीचे वाले कंडीशन में ये हमेशा जो ये 1 है लास्ट वाला वो एक्स ही होगा, ऑलवेज विल बी एक्स। ऊपर वाले में वो अलग अलग हो सकता है, आइदर वो होगा एक्स, आइदर होगा वाई। अब वो कंडीशन है, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि वो अगर ऊपर भी एक्स आ गया और नीचे भी एक्स तो होगा ही, तो वो गर्ल बनेगी। ऊपर अगर वाई आ गया, यानी स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, ये आप याद रखना। एक स्पर्म ऐसा होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक स्पर्म ऐसा होता है जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है। दोनों के स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क नहीं होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में कोई मतलब ये क्रोमोसोम के शेप में कोई फर्क नहीं होता है, मतलब स्पर्म के, सॉरी स्पर्म के ऊपर से देखने में दोनों एक जैसे दिखेंगे, हाँ अंदर उसमें क्रोमोसोम अलग होगा, ये आप याद रखना। क्योंकि जब एक साथ सीमेन बाहर निकलता है तो उसी सीमेन में बहुत सारे स्पर्म्स मतलब एक्स वाले होते हैं और बहुत सारे स्पर्म वाई वाले होते हैं, ठीक है ना। और ये भी आप कह सकते हो कि इक्वल अमाउंट में होते हैं, ये भी गलत नहीं होगा कि इक्वल अमाउंट में नहीं होते, दोनों इक्वल अमाउंट में ही होंगे। और उसके बाद वहां तक पहुंचेगा कौन, फैलोपियन ट्यूब तक, ये मैटर लक का है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। सेक्स मतलब बच्चे का क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, उसको ये वेरीफाई मतलब डिसाइड करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी एक जनरल बात को लेके। अब मैं बात करता हूँ आगे, हेरिडिटी क्या है, बता दिया मैंने, एक जनरेशन से वेरिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच द वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। हम वेरिएशन के ऊपर बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। जो चेंजेस होते हैं, अलग सी होती हैं चीज़ें हमारे अंदर, हमसे पहले वालों के अंदर से, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। अब जो एक बात लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिएगा, द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जैसे कि बहुत सालों से या बहुत समय से ये वेरिएशन होता चला जा रहा है और एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, आर ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर इवोल्यूशन। ये इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं, शुरुआत में एक बात है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वेरिएशन कैसे आता है हमारे अंदर, और वो मतलब हमारे अंदर आता कैसे है वेरिएशन। तो आने का सबसे बड़ा रीजन है रिप्रोडक्शन, ये आप लोग याद रखना। हमारे अंदर जब भी एक सेल दूसरी सेल बना रही होती है, या मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था, एक सेल से जब दूसरी सेल बनेगी तो पहले जो इसका डीएनए होगा, इसके अंदर का क्रोमोसोम होगा, वो अपनी एक कॉपी बनाएगा, यहाँ पे कॉपी बनाएगा ये इसकी, फिर ये इसको अलग अलग करेगा। तो कॉपी बनाते समय जो डीएनए पुराने डीएनए से कॉपी होता है, नया डीएनए जो बनता है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो डीएनए एग्जैक्ट कॉपी बनेगा उसकी। इस वजह से जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर, पुराने डीएनए से नए डीएनए में जो चेंजेस आ जाते हैं, उसे हम बुलाएंगे वेरिएशन। तो ये वेरिएशन का एग्जाम्पल कैसे यहाँ दिखा रहा है, देखिएगा। जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ दिया है इसने, ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें देखना, इससे दो बने, एक का हेड हो गया ग्रीन रेड, और एक की टेल हो गई ग्रीन। अब उसके बाद देखो नए वाले में, इसमें रेड हेड तो दोनों के रेड हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी ये वाला वेरिएशन फिक्स हो गया और इनके बच्चों तक पहुंच गया ये। और इसके ग्रीन वाला टेल वाला एग्जांपल इनके बच्चों तक पहुंच गया। अब लेकिन इनके बच्चों ने भी एक अलग से वेरिएशन क्रिएट किया, एक नया वेरिएशन। अपने अपने हैंड को इन्होंने थोड़ा सा अलग कलर का कर लिया, इन्होंने अलग कलर का कर लिया। इन्होंने टमी के कलर को थोड़ा अलग हो गया, इनका नहीं हुआ टमी का कलर, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है आपको, वो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये क्या चल रहा है, मतलब वेरिएशन कैसे कैसे फिट हो रहे हैं। ये भी बात सही है, याद रखना, वेरिएशन फिट होना भी जरूरी है। वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी अगर ऑर्गेनिज्म को, तो ही उसको रखेगा, वरना वो हटा देगा। और फिर आगे चल के
वो वेरिएशन गायब हो जाएगा, हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा। वो डिपेंड होता है उसकी ज़रूरत के आधार पे होता है। तो ये वेरिएशन इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि वेरिएशन हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है? वेरिएशन हमारे अंदर रिप्रोडक्शन से, जब हम स्पर्म और ओवम बनाते हैं तो एक नया फीचर क्रिएट होता है। अब सपोज वो फीचर हो गया किसी के कर्ली बाल हो गए, मान लो कर्ली बाल का फीचर क्रिएट हुआ, मान लो एक लड़का पैदा हुआ, उसके बाल कर्ली हो गए। अब उसकी किसी लड़की से शादी हुई जिसके बाल कर्ली नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ जब उन दोनों के बच्चे होंगे तो उन दोनों के बच्चे होने के पीछे ये बात आएगी कि वो कर्ली वाला फीचर क्या बहुत ज़रूरी था, या उस फीचर ने उसकी बॉडी पर कोई इम्पैक्ट डाला है। अगर उस फीचर की वजह से वो कुछ इम्पैक्टफुल हुआ हो या सरवाइव करने में हेल्प मिली हो उसको, तब तो वो फीचर अगली आने वाली जनरेशन में पावरफुल एक फीचर कहलाएगा। वरना अगर वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक टाइप का था कि बस एक बालों में एक प्रकार का वेरिएशन था, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं क्रिएट कर पाया, या उससे कोई सरवाइव नहीं कर रहा, या नहीं, ये बात बिल्कुल याद रखना कि जायंट वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन शुड बी दैट मच जो उसके बॉडी के फिजिकल करेक्टर को बहुत बड़ा इफेक्ट करे, और उसके बाद इफेक्ट करने के बाद उसका इम्पोर्टेंस भी हो बॉडी पे, ये भी मैटर करता है। अगर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो आने वाली जनरेशन के लिए एक बेकार चीज बन जाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो जाए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है ना? तो ये एक जनरल सी बात है, आप इसको याद रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वही वही बातें कही जाएंगी जो हमने पहले कहा था, स्मॉल इनएक्यूरेसीज ऑफ डीएनए कॉपिंग, ये सब वही वही सब है जो हमने पहले पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं सीधे सीधे ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं क्वेश्चंस आपसे कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने कहा कि एक ट्रेट ए है और एक ट्रेट बी है। ए ट्रेट पाया गया है 10% और बी ट्रेट पाया गया है 60%। जैसे कि आप एक बात समझिए, एक अलग एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। आप यूट्यूब देखते होंगे, किसी इंसान के 10% फॉलोवर हैं, किसी इंसान के 60% फॉलोवर हैं। तो हम अगर जनरली देखा जाए, और दोनों मतलब ऐसा मान लीजिए आपको कंपेयर कराने हैं, तो आप क्या बोलेंगे कौन वाला पहले आया होगा? जिसके फॉलोअर्स 60% है। हाँ भाई, ये पहले से आया, दोनों की मतलब क्वालिटी सेम है, मतलब ये और ये दोनों सेम क्वालिटी की हैं। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं वो बहुत पॉपुलर है और ये बी वाला कम पॉपुलर है, या ए वाला कम पॉपुलर है बी वाला कम मतलब ऐसा बेकार है। ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही टाइप के हैं। और ये वाला ज़्यादा इसलिए फैल गया क्योंकि ये पहले से आया था। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि तुम वडोदरा, तुमको दे देते हैं पूरा, तुम पहले पहले हो वडोदरा में जो आए हो, तो तुम क्या करोगे? पूरे वडोदरा में अपने अपने नाम की जगह छेक लोगे, जाकर रोक लोगे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुमने इतनी जगह को अपने घेरे में ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा? जो दूसरा वाला आएगा, तो जो तुमसे जगह बचेगी उसको वो मिलेगी, क्योंकि वो बाद में आया है, बहुत बाद में आया है वो। ठीक है ना? तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि बी वाला पहले आया था और उसने अपने फीचर को पूरे में विस्तार कर दिया, उसका फैला दिया उसने। ठीक, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बताई जा रही, सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन, यानी जो हम वेरिएशन जो हम सेलेक्ट करते हैं by environmental factor form the basis of evolutionary process as we'll discuss in the later section। बहुत ही बढ़िया लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइन। जैसे कि मैं आपसे कहूंगा कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई, तो क्यों हुई? व्हेल मछली का साइज इतना बड़ा हुआ तो क्यों हुआ? पोलर बियर के बालों का कलर वाइट हुआ तो क्यों हुआ? ये सारी वजह आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी इस चैप्टर में। और उस टॉपिक को बोलेंगे, मतलब वेरिएशन हमारे अंदर आएगा, पर हम उसमें से क्या हो जाएंगे? नेचुरल सिलेक्शन। बहुत ही महान शब्द है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा आने वाले टॉपिक्स में। चलिए हेरिडिटी के लिए आगे बात करते हैं। हेरिडिटी,
क्लोज लुक लेते हैं हेरिडिटी जानने के लिए। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब मैंने आपको अभी बताया, ट्रेट्स मतलब फीचर, फीचर्स, जो फीचर्स हमारे पेरेंट्स के अंदर से हम तक पहुंचते हैं उसको ट्रेट्स बोलिए, फीचर्स बोलिए, या कुछ भी बोलिए आप लोग। बहुत सारे फीचर्स हमारे साथ हैं। जैसे कुछ लोगों के ऐसे कान अलग अलग दिखेंगे आपको, मतलब ऐसे चिपके हुए नहीं दिखेंगे, और कुछ लोगों के कान आपको ऐसे चिपके हुए दिखेंगे इसमें। ये कई सारी पॉपुलेशन को है। इसको फ्री, यहाँ लिखा हुआ है, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब is closely attached to the side of the head in the same office and not in other. Free and attached earlobe are two variation found in human population. अब बोलो क्या यही से वेरिएशन है हमारे अंदर? और भी वेरिएशन है हमारे अंदर, सिर्फ यही नहीं है यहाँ पे। तो इसको किसने समझाया था हमको? मेंडल ने समझाया था। ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को समझाया था। मैं चलिए पहले मेंडल के बारे में आपको समझाता हूँ। मेंडल की जो टाइमलाइन थी, उनका जो जन्म हुआ था और जो मृत्यु हुई थी उसका टाइमलाइन ये दिया गया है। मेंडल was educated in the monastery and went on the study science and mathematics at the University of Vienna. Failure in the examinations for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. मतलब कि वो टीचर या इस तरीके के चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, पढ़ाने में मैथ्स को और फिजिक्स को, लेकिन वो शायद उस चीज़ को पास नहीं कर पाए थे। पर उनके अंदर उन चीज़ों को लेकर फिर भी एक फीलिंग थी कि नहीं, मुझे इसको करना है, कुछ भी करके मुझे ये चीज़ों को ज़रूर देखना है कि ये कैसे होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री, मतलब वो मोनेस्ट्री में जहाँ पर थे, वहाँ पर मॉन्टेसरी, जहाँ पर वो प्रीस्ट थे, एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। और ये देखो एक बात लक की भी आप कह सकते हो कि वो जिस मतलब मॉन्टेसरी में थे वहां पर वो प्रीस्ट थे, पर वहां पर एक बोटेनिकल गार्डन भी मिल गया उनको बाय लक। ये तो एक मतलब वही है ना कि हम जब किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाती है। मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस, मतलब उनके बाद भी लोगों ने इस बात, अच्छा यहाँ पर मैं इस बात को रोक के एक बात कहूंगा, मैनी अदर के पहले एक बात, इस जगह पे ये बहुत मतलब बुरा हुआ था मेंडल के साथ में कि उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर उनके एक्सपेरिमेंट्स को किसी ने भी बिलीव नहीं किया था, क्योंकि उस वो कहते थे कि हम सब हमको भगवानों ने बनाया है। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, हमने अपने अंदर हमारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं, तो वो जो मतलब धार्मिक लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए थे कि तुम धार्मिक चीजों के साथ छेड़छाड़ मत करो। और उससे मतलब उनको उन्होंने बुक भी लिखी थी, इनहेरिटेंस मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। उन बुक्स को सब रख दिया गया अंदर, और वो जब मर गए तो मरने के 10 साल बाद, ये आप याद रखिएगा, उन्होंने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था। लगभग उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने 30 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। 8 से 9 साल तक तो उन्होंने पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, केवल सिर्फ मटर के पौधे पे 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने मटर के पौधे पे। और टोटल टाइम 30 साल का था उनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड जो था। मरने के बाद 10 साल बाद, मरने के 10 साल बाद कुछ साइंटिस्ट ने उनके जो रिसर्चेस थे उनको समझा, और उसके बाद जब उनको भी वही फाइंडिंग्स मिली, हाँ देखिए समय समय की बात होती है, उस समय पर बाकी लोगों में भी अवेयरनेस नहीं थी, पर जब वो एक्सपायर हो गए और साइंस जैसी कुछ चीज़ों को लेकर और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे, सोसाइटीज़ बन गई जहाँ लोगों की बातों को सुना जाने लगा। क्योंकि पहले सिर्फ चर्च में ही जाओ और वहीं पर जाके एक्सपेरिमेंट्स को दिखाओ अपने, तब जाके चर्च वाले जब उस चीज़ को अप्रूव कर देंगे तब आप एक उस एक्सपेरिमेंट, जैसे ये गैलीलियो के साथ बहुत बुरा हुआ था। अगर आपको शायद ये टॉपिक से बाहर की बात है, पर मैं गैलीलियो की बात कह दूं तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि गैलीलियो गैलीली के साथ हुआ क्या था, कैसे उनको उनको मारा गया था। आप कभी सर्च करिए इस बात को। उन्हें मतलब कैसे उन्होंने जब अपने टेलीस्कोप को चर्च के अंदर दिखाया, तो लोगों ने उनको कहा अगर तुम भगवान को ऐसे करीब से देख लोगे तो भगवान हमसे रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे।
उन्हें दूर से देखो, जैसे चंद्रमा को भगवान मानते हैं उनके कंट्री में, मून इज अ गॉड वहाँ पे, सन मून की पूजा होती थी पहले, अभी भी होती है, लेकिन वो कहते थे कि उनको भगवान ही रहने दो। अब ऐसे मान लो हम लोग भी हैं, हमारी ही बात किया जाए, अगर इस समय पे भी अगर तुमसे ही कहा जाए, कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं इस बात में, लाइक पीके वगैरह, अगर आपसे कहा जाए कि ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है, लाओ तोड़ के देखा जाए इसके अंदर क्या है, तो लोग यही कहेंगे कि आस्था को अब उसको साइंस से मत जोड़ो और जो चल रहा है उसको चलने दो। जैसे अगर कहा जाए तो कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मिस्टीरियस चीजें होती हैं, जैसे ज्वाला देवी हैं जहाँ पर एक ऐसा जो आग लगती ही रहती है हमेशा, मतलब उसमें आग लगी ही रहती है हमेशा, एक ऐसी दीपक जैसा है वो जलता ही रहता है, नीचे जमीन से आग निकलती रहती है। अब कोई बोले साइंटिस्ट आके, नहीं नहीं इसको तो हम तोड़ेंगे, देखेंगे अंदर गैस का कुआं होगा, शायद हमको पेट्रोल मिल जाए इसके अंदर से, तो लोग तो उसको मार मुर के भगा देंगे वहां से। तो इस तरीके से आस्था के साथ उन्होंने, उनको लगा कि खिलवाड़ होने वाला है, तो गैलीलियो को भगा दिया गया वहां से, जेल में डाल दिया गया उनको वहां पे। बड़ी दुख दर्द बड़ी कहानी थी इनकी गैलीलियो की। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ, 10 साल तक इनके मरने के बाद लोगों ने, जब उनको 3 साइंटिस्ट ने इस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर किया, तब जाके वो इस चीज को समझा पाए। और हाँ, फिर लोगों को लगने लगा हाँ जो मेंडल बोल के गए थे वो सही बोल के गए थे। तब जाके मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया गया, कि हाँ अप्रूव अप्रूव किया गया, सॉरी प्रूव नहीं, अप्रूवल मिला उनको, कि ये जो भी कुछ होता है वो इनहेरिटेंस की वजह से होता है। तब जाके लोगों ने इन बातों को समझा इनके। तो ये था मेंडल की कहानी। अब मेंडल की कहानी में ये टॉपिक आएगा कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, वाई पी प्लांट, जो कि मैं आपको ये इसका नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, और उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, कैसे किया, वो भी बहुत जानना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाई, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, वाई पी प्लांट, हाउ ही डन द एक्सपेरिमेंट, हाउ ही डन द एक्सपेरिमेंट। तो ये दो बातें हैं जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा।